बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके दो मेथड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल करेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड की। ठीक हो गया। तो देखें, द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई आर्गूमेंट ऑफ जेड इज़ डिफाइन एज। अब देखिए, ये जो आपके पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए जो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। अगर यहाँ पर स्मॉल ए होता तो वो रिप्रेजेंट करता जनरल आर्गूमेंट को। तो ये जनरल आर्गूमेंट नहीं है, ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, इट मीन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है कम्प्लेक्स नंबर जेड का। ठीक हो गया। ये इस तरह से डिफाइन है। देखें, इसकी थ्योरी को समझते हैं, फिर आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखें, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। उस केस में जब एक्स भी पॉजिटिव में हो और वाई भी पॉजिटिव हो, इट मीन ऊपर वाली जो वैल्यू है वाई वो भी पॉजिटिव में हो और नीचे वाली जो वैल्यू है एक्स वो भी पॉजिटिव में हो। इसी तरह प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस पाई के उस वक्त जब एक्स नेगेटिव में हो जाए और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो जाए। इट मीन वाई या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो और एक्स नेगेटिव में हो, तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड को लिखते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस पाई के। इसी तरह प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड को हम लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस पाई उस वक्त जब एक्स नेगेटिव में होगा और y भी नेगेटिव में होगा। जब दोनों नेगेटिव में होंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई के। जब दोनों पॉजिटिव में होंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स के। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में होगा तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस पाई लिखेंगे। ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ये फार्मूला यूज़ होंगे। अब देखें, जब x इक्वल टू जीरो हो जाए लेकिन y जीरो ना हो, यानी कि ऊपर वाला जो y हो वो जीरो ना हो, वो नॉन जीरो हो, और नीचे वाला जो x है अगर वो जीरो हो जाए तो क्या बनेगा, देन y अपॉन एक्स बिकम्स इन्फिनाइट। देखें, ऊपर जब x है ना, ये आपके पास y नज़र आ रहा है, ये नॉन जीरो हो और नीचे x जीरो हो जाए तो समथिंग ओवर जीरो आपको पता है अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी आता है, तो इट मीन y अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो उस वक्त टेन इनवर्स इन्फिनिटी आपको पता है फिर पाई बाई टू के इक्वल होता है। अब देखें, फिर आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई टू के इक्वल आएगा उस केस में जब x जीरो हो जाए और y पॉजिटिव में हो जाए। y क्या हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फिर उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ z, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z है वो क्या बनेगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट करें टेन इनवर्स y क्योंकि पॉजिटिव में है तो y x जीरो है तो टेन इनवर्स y अपॉन जीरो, इट मीन टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू के इक्वल होता है, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। जब x जीरो होगा y पॉजिटिव में होगा तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z पाई बाई टू के इक्वल होगा, अंडरस्टूड है, उसकी जगह ये लिख देंगे। जब x हमारे पास जीरो हो लेकिन y नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पर y पॉजिटिव में था, अगर y नेगेटिव में आ जाए तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है माइनस पाई बाई टू के। ठीक हो गया। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इन दो फार्मूलाज की मदद से एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मेथड वन है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करने का। z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गूमेंट को फाइंड करने का मेथड वन है। इसी तरह मेथड टू को भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन द पोलर फॉर्म। पहला है, ठीक हो गया। इसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक हो, ये तीन पार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा। देखें, आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला आपको पता है, ये वाला भी यूज़ होगा, ये वाला भी यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो हम और आगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बताया गया है एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। अब पोलर फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको सेक्स लेक्चर में इसका बताया है, पोलर फॉर्म का प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक हो गया। और फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये आपके पास पार्ट वन है, एग्जांपल सॉल्व करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा, इसका हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो किस तरह से प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये डिनोट करेंगे, ये क्या रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वन है। वन क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें, x इसका रियल पार्ट है, x वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव में है, y भी वन है जो कि ग्रेटर देन है,
0 और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि आपको पता है z इक्वल होता है x प्लस आयोटा के। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 के इक्वल निकलती है, y की वैल्यू भी यहाँ से 1 के इक्वल निकलती है। तो x और y की वैल्यू 1 के इक्वल आई है, इट मीन दोनों पॉजिटिव में। जब दोनों पॉजिटिव में होते हैं तो आपको पता है फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। देखें ऊपर मैंने आपको बताया ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब भी x पॉजिटिव में हो, y भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में हो, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये फार्मूला यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। देखें अप्लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है tan इनवर्स y अपॉन x के उस केस में जब x भी पॉजिटिव में हो, y भी पॉजिटिव में हो। तो y और x की वैल्यू 1 1 आई है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 आपको पता है पाई बाई 4 के इक्वल होता है। और ये जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है ना, ये बेसिकली एंगल होता है, थीटा होता है। तो इसे हम थीटा के इक्वल पुट करते हैं। ये थीटा है हमारे पास, ठीक हो गया। मीन के हमने एंगल निकालना होता है। और ये आर्गूमेंट ऑफ z जो है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट z किसके इक्वल आया, पाई बाई 4 के, जो कि थीटा के इक्वल होता है। अब एक और बात को आपने यहाँ पर समझना है। देखें यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं। अब ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि आपने एक्सप्रेस करना है इनको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं। देखें पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये है। देखें पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे ना, कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है z। तो अब यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। x आपको पता है सिलेंडर का पूरा कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, r cos थीटा, y r sin थीटा के इक्वल होता है। r कॉमन निकालेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और ये आपको पता है एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर शो भी करवाया हुआ है, दोनों तरफ मॉड लेंगे तो z मॉड इज इक्वल टू r मॉड मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा। तो r मॉड r के इक्वल होता है, तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू r के इक्वल निकलता है, ठीक हो गया। ये पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। अब इसी तरह इसका यूज़ आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से ये आपको रिकॉल करना लाजमी था। हमने क्या करना है कि इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए देखें तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कुछ इस तरह से करते हैं। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि r इक्वल होता है z मॉडुलस के, ठीक हो गया। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में z मॉडुलस का आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड की, x इसकी मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी के s का स्क्वायर पर y का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट के इक्वल होता है। तो x और y 1 1 के इक्वल है, तो इसकी इट मीन r की वैल्यू निकलती है 2 अंडर रूट के। हेंस पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया है कि r इक्वल होता है z इक्वल होता है r कॉमन इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू आपने निकाली है 2 अंडर रूट, वो पुट कर देंगे। cos थीटा जो आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z की जो वैल्यू आई है वो थीटा होती है, वो आपने निकाली है अभी पाई बाई 4 के, वो पुट कर देंगे तो ये पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक हो गया। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे ना, ये z है, ये क्या है, z है। z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई। यहाँ से इस कम्प्लेक्स नंबर को इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल पुट करेंगे ना, उस वक्त पुट कर सकते हैं ना जब इसका ये इक्वल हो जाए -1 के, x मीन इक्वल हो जाए -1 के, y इक्वल हो जाए 3 अंडर रूट के। तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 अंडर रूट। अब x इक्वल टू -1 आया, इट मीन x जो है वो नेगेटिव में है और y 3 अंडर रूट पॉजिटिव में होता है, तो y पॉजिटिव में है। जब भी x नेगेटिव में हो और y क्या हो, ग्रेटर दैन 0 हो, पॉजिटिव में हो, और ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखें इसका ये वाला कि जब भी x नेगेटिव में हो और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तो ये वाला प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है tan इनवर्स y अपॉन x प्लस पाई के। तो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z हमने फाइंड करना था, यानी कि एंगल फाइंड करना था, तो tan इनवर्स y अपॉन x प्लस पाई के। तो tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू आपके पास 3 अंडर रूट है, x की वैल्यू आपने निकाली हुई है -1, वो पुट कर देंगे, पाई को एज इट लिखेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे, tan इनवर्स 3 अंडर रूट प्लस पाई, और आपको पता है tan इनवर्स 3 अंडर रूट पाई बाई 3 के इक्वल होता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 के इक्वल आंसर आएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये देखें बताया गया है एक्सप्रेस करना है इनको पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म के लिए फार्मूला होता है, आपको पता है r इक्वल होता है z मॉडुलस के। z मॉडुलस आपको पता है x स्क्वायर पर y स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होता है। x स्क्वायर और y स्क्वायर, x और y की वैल्यू है पर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा 1 + 3 जो कि 4 के इक्वल होता है, 4 की अंडर रूट फिर 2 होती है। अब ये जो r की वैल्यू आई है 2, अब इसको हमने जो पोलर फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, उसकी क्या इक्वेशन होती है, z इक्वल होता है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू आपने निकाली है 2, वो पुट करें, cos थीटा की आपने वैल्यू निकाली, ये बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है, तो 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin थीटा की आपने वैल्यू निकाली है 2 पाई बाई 3 के। अब इसी तरह पार्ट 3 को देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करने का आपके पास एग्जाम्पल है। देखें
z इक्वल है -2 आयोटा के, ठीक हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर x भी नेगेटिव में है। अब ये देखें z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -2 निकलती है, यहाँ से y की वैल्यू देखेंगे तो -2 निकलती है, दोनों नेगेटिव में है। तो जब भी दोनों नेगेटिव में हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। देखें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस पाई के। तो दोनों नेगेटिव में है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस पाई के। y और x की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो पुट करेंगे तो माइनस पाई को वैसे लिखा रहने दें, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 1 tan इनवर्स 1 आपको पता है पाई/4 के इक्वल होता है, माइनस पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 पाई/4 के इक्वल आएगा। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड हो जाए और आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर z हो और फिर उसे आपने डिनोट करना है, उसे आपने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में, तो उसके लिए पहले r का फार्मूला लगाएंगे, r इक्वल होता है z मॉडुलस, फिर z मॉडुलस इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अंडर रूट। x और y की वैल्यू आपने निकाली है, दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दें। 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के अंडर रूट 2 होती है और 2 अंडर रूट एज इट आएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ना, ये आंसर अब इसका हमने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म। तो z इक्वल होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, r की वैल्यू आपने निकाली हुई है 2 × 2 अंडर रूट, वो पुट करें, cos थीटा जो एंगल आपने निकाला है -3 पाई/4 वो पुट करें, प्लस आयोटा साइन, फिर थीटा की वैल्यू आपने निकाली है -3 पाई/4, इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखें ये जो आपके पास cos के साथ जो माइनस होता है ना, वो माइनस तो आता नहीं, तो 2 × 2 अंडर रूट cos जो है वो माइनस को इग्नोर कर देता है, तो cos × 3 पाई/4, ये जो माइनस ऐसे बाहर निकाल देंगे तो माइनस आयोटा साइन 3 पाई/4 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह एक और इसके एग्जांपल है, उसको डिस्कस करते हैं। देखें अच्छा एक और बात, अगर आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है ना कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल कैसे आया, तो इसको हमने लेक्चर नंबर 6 में आई थिंक डिस्कस किया था इसको, ठीक हो गया। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ पोलर फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल वाली, जिसमें x प्लस आयोटा y होना, x r cos थीटा y r साइन थीटा के इक्वल होता है। जैसे ही पुट करेंगे फिर r को कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन बनती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की, ये वाली, ठीक हो गया। z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी के मैं आगे रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ, इसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ आगे, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, वही फार्मूला मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। हमने एक चीज़ आप नोट करें, अब ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये कैपिटल A जहाँ भी होगा ना वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ पर स्मॉल a होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जनरल आर्गूमेंट ऑफ z को। तो जनरल आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 पाई, एंड ये फार्मूला है, n जो है वो n जो है इंटीजर हो सकता है। अब ये मैंने यहाँ पर फिर अगेन लिख दिया, देखें जो ये जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है ये जनरल आर्गूमेंट ऑफ z होता है, कैपिटल A वाला प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z होता है। अब देखें एक और एग्जांपल को, कुछ बेसिक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल आर्गूमेंट हो, जनरल आर्गूमेंट हो, तो जनरल आर्गूमेंट ऑफ z को किसी प्लेन में किस तरह से डिनोट करते हैं। देखें वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक हो गया, और z इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 5 है, एक और कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये भी तो कम्प्लेक्स नंबर है ना 5, तो z इज इक्वल टू 5, ये क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 आयोटा, तो ये क्या हो गया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो जब भी x की वैल्यू 5 है तो x कहाँ पर लाएगा। देखें हम यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अगर हमारे पास कोई भी जनरल आर्गूमेंट हो, जनरल आर्गूमेंट का कोई भी एंगल हो, अब पीछे तो हमने पढ़ा था, देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था, अभी हमने जो पढ़ा है ये देखें प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z हमने पढ़ा है, ठीक हो गया। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z विद द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको देख लेते हैं। देख ये है z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट है, ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें कहा गया है कि आपने इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करना है। तो हमारे पास एंगल क्या आया इसका 2π/3। अब हम इसको प्लेन में तो इजीली ड्रा कर सकते हैं, हमें पता है कि ये प्लेन में कहाँ पर होगा, तो इसलिए इजीली इसे ड्रा कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, वो एग्जांपल यहाँ पर है, देखें नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जनरल आर्गूमेंट ऑफ z हो तो उसका अगर कोई ना कोई एंगल निकल आए तो उस एंगल को हम प्लेन में किस तरह से डिनोट करते हैं। देखें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है ना, तो z इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, तो x की वैल्यू इट मीन 5 हो गई, x की वैल्यू इट मीन 5 होगी, तो x कहाँ पर लगेगा, ये देखें ये x है, ये क्या है y है, यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, आपको पता है यहाँ पर 270 होता है। तो अगर यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर क्या है 5 है। इट मीन अगर यहाँ पर 5 है तो x की वैल्यू यहाँ पर x एक्सिस पर लाई करेगी, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर एंगल कौन सा है, 0 एंगल बन रहा है। इट मीन जो आर्गूमेंट ऑफ z है, जो जनरल आर्गूमेंट ऑफ z है वो क्या है, 0 एंगल बन रहा है, जो कि इक्वल होता है थीटा के,
थीटा, वैसे ये होते एंगल ही हैं, तो ये थीटा के इक्वल होगा। थीटा किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो ये कहाँ पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये बेसिक एग्जांपल है जो मैं आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल बाई चांस अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि कम्प्लेक्स नंबर है कोई ना कोई, और हमने ले लिया एक और कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 आयोटा, तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा हो गया? 0। तो 0 रियल पार्ट हो गया, 0 प्लस 5 आयोटा हो गया। तो इट मीन यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी? तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 5। तो इट मीन y की वैल्यू यहाँ पर लाई करती है। और यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z, इस z का जो आर्गुमेंट बनेगा, जो कि जनरल आर्गुमेंट ऑफ z का बनेगा, उसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, जो कि π/2 के इक्वल होता है। ऊपर आपको दिख ही रहा है कि वो 90 डिग्री है। तो ये इस तरह से फाइंड करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखें, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है ना आपके पास, तो यहाँ पर z एक और कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास -5 गिवन हो, तो यहाँ पर उसका जो इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा? 0 होगा। तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0। इट मीन यहाँ पर y क्या है? 0 है और x की वैल्यू क्या है? -5। तो -5 कहाँ पर होगा? लेफ्ट में होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। आप यहाँ पर लेट कर लें कि अगर 5 यहाँ पर ही होगा, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर होगा तो उसका आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि जनरल आर्गुमेंट ऑफ z, उसका एंगल क्या होगा? यहाँ पर एंगल कौन सा है? देखें यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है? 180 का बन रहा है ना, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? 180, जो कि पाई के इक्वल होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि कम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी, और हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -6 है, तो जैसे इसका कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? ये देखें z इज इक्वल टू -x प्लस आयोटा इंटू 0। अब इस z को हम लिख सकते हैं ना, -x प्लस आयोटा इंटू 0। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -x मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पर लाई करेगा, x इज इक्वल टू -x यहाँ पर लाई करेगा। इट मीन जब भी x इक्वल टू -x यहाँ पर लाई करे तो उसका जनरल आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा? वो यहाँ पर एंगल देखें, एंगल को देखा जाता है कि उस साइड पर एंगल कौन सा बन रहा है। यहाँ पर -x यहाँ पर लाई कर रहा है ना, तो इस साइड पर एंगल कौन सा है? 180 का बन रहा है। इट मीन आर्गुमेंट ऑफ z, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z 180, इट मीन पाई के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब एक और बात, एक और एग्जांपल है, अगर z इज इक्वल टू -x हो, यहाँ पर -6 था, यहाँ पर z इज इक्वल टू अगर -6 आयोटा हो, तो उसका कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू 0, उसका रियल पार्ट होगा -6 आयोटा। आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। अब फ्रॉम 1 एंड 3, इस 3 और 1 से जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू देखें आपके पास 0 के इक्वल है। सॉरी, इमेजनरी पार्ट जो कि y है, यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास -6 के इक्वल है, वो ये है। तो इट मीन y की वैल्यू -6 कहाँ लाई करेगी? x 0 है तो x यहाँ पर लाई करेगा, y की वैल्यू -x यहाँ पर +5 होगा तो -x यहाँ पर होगा। अब जिस भी साइड पर, जिस भी लाइन पर हम आपके पास पॉइंट लाई कर रहा है ना, उस लाइन पर आप देखें कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो एंगल यहाँ पर 270 का बन रहा है। इट मीन आपके पास जो जनरल आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो कौन सा होगा? 270 का होगा, विच इज इक्वल टू 3π/2 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। पर नोट दैट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होता है हैज़ यूनिक वैल्यू इन द इंटरवल। जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसकी यूनिक वैल्यू होती है इस इंटरवल के अंदर। -π ओपन होता है, π क्लोज होता है, या 0 और 2π ओपन होता है और 0 क्लोज होता है, इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। इसे सेमी हाफ ओपन इंटरवल भी कहते हैं, तो सेमी इंटरवल भी कहें कि हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है। अच्छा, उसके बाद अगर z इज इक्वल टू 0 हो, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन के पॉइंट हो, तो क्या होगा? देखें आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। जब दोनों 0 के इक्वल हो जाएं तो आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? tan इनवर्स 0/0, क्योंकि y/x के इक्वल होता है ना। तो 0/0 तो आपको पता है वो तो सॉल्व ही नहीं होता, वो तो अनडिफाइंड है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, अनडिटरमाइन होगा, वो फाइंड ही नहीं होगा उसका। ठीक हो गया। ये एक रिमार्क था जो नोट करने वाली बात थी, जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि देखें ये आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का फर्स्ट मेथड था, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। देखें 2 मेथड को हमने डिस्कस करना है ना, ये देखें ये मेथड 1 को हमने डिस्कस किया है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का मेथड नंबर 1 है। वो कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड है, और ये मेथड बहुत ही ईजी है। यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके हम उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का फर्स्ट मेथड ये है, ये कुछ आसान मेथड है। इसी तरह अब दूसरे मेथड को इसके डिस्कस करते हैं। देखें दूसरा मेथड इसका ये है, देखें इसका सेकंड मेथड ये है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को फाइंड करने का दूसरा मेथड देखें
ये सेकंड मेथड है, ठीक है। वी एक्सप्लेन दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ एंड एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से इसके दूसरे मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप ये समझें, क्वाड्रेंट समझें। देखें ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है cos थीटा और sin थीटा, वैसे तो होते सारे पॉजिटिव में, तो स्पेसिफिक ले रहे हैं। cos थीटा और sin थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, तो थीटा इक्वल होता है पाई के इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो cos थीटा नेगेटिव में होता है, sin थीटा पॉजिटिव में होता है और थीटा इक्वल होता है पाई माइनस फाई के। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो cos थीटा तो माइनस में होता ही होता है, लेकिन साथ में sin थीटा भी नेगेटिव में होता है, उसके साथ दोनों नेगेटिव में होता है यहाँ पर, तो थीटा इक्वल होता है पाई प्लस फाई के। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, या इस तरह भी से लिख सकते हैं पाई माइनस फाई के, ठीक हो गया। इस तरह भी लिखें, इस तरह लिखें, बात एक ही है। अब दोनों का आंसर सेम आएगा यहाँ पर। cos थीटा ग्रेटर देन 0 होता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और sin थीटा नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल होता है माइनस फाई के। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा सेकंड मेथड के लिए। सेकंड मेथड अगर आप करना चाहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को फाइंड करने का, तो आपको इस कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए, ये छोटी क्लास में आपने ये लाजमी पढ़ा हुआ होगा। अब देखें लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा सेकंड मेथड की मदद से, ठीक हो गया। देखें अब इस z का पोलर फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। 6 लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था, अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लें ताकि आपका पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक और इसी लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 के अंदर पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज़ भी हमने लिखा था कि r इक्वल होता है z मॉडुलस के, और z मॉडुलस आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर अलग से आप एक और सेटअप यहाँ पर बनता था, मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट में लिख दिया। अब x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी हो गई, -1, y की वैल्यू कौन सी होगी, 1 हो गई, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इट मीन r की वैल्यू होगी 2 के। अब एक और बात यहाँ पर समझे, फिर हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ z प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक हो गया, जो कि थीटा के इक्वल होता है। पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 3 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। तो देखें यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। ये r की वैल्यू क्या है, 2√, तो इक्वेशन नंबर 2 में उठाकर पुट कर दी। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखें -1 प्लस आयोटा को वैसे लिख दिया, 2√, को वैसे लिख दिया, cos थीटा को वैसे, 2√, को बेसिकली अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, इसका कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है, विदाउट इमेजिनरी जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो ये रियल पार्ट। तो क्या हो गया, cos 2√, cos थीटा किसके इक्वल हो गया, -1 के। अब देखिए ये भी कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल उस वक्त कर सकते हैं ना जब उसका रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2√, sin थीटा, तो 2√, sin थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकलती है -1/2√, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकलती है 1/2√, यहाँ पर माइनस में निकलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव में। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। सेट कर रहे हैं यहाँ पर फाई बी सच डैट, इस तरह कि cos फाई इज इक्वल टू 1/2√, के इक्वल है और sin फाई 1/2√, के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं फाई की जगह क्या पुट करूँ कि उसका मुझे आंसर मिल जाए 1/2√, और उसमें साइन के एंगल इस फाई में मैं क्या पुट करूँ कि उसका आंसर मुझे मिल जाए 1/2√। तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ फाई रिस्ट्रिक्टेड टू -पाई से पाई इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। जो भी वैल्यू होगी ना फाई की, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, तभी तो उसमें मैं अगर फाई की वैल्यू यहाँ पर इस इंटरवल के दरमियान में उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँ तो उसका आंसर क्या होगा, 1/2√। सेटिस्फाई अबव इक्वेशन इज, वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई करने वाली वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो फाई की जो वैल्यू है वो π/4 की इक्वल है। तो अब नो इक्वेशन 4 इज, अब देखें इक्वेशन 4 में हमने एक और बात देखा, तो cos थीटा किस में है, नेगेटिव में है, cos थीटा कौन सा है, ये देखें नेगेटिव में है, और sin थीटा कौन सा है, पॉजिटिव में है। जब cos थीटा नेगेटिव में है, sin थीटा पॉजिटिव में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करता है, cos थीटा नेगेटिव में है और sin पॉजिटिव में है, cos थीटा नेगेटिव में है, sin थीटा यहाँ पर नेगेटिव में, तो ये नहीं यूज़ होगा। cos थीटा नेगेटिव में है, sin थीटा पॉजिटिव में है, इट मीन दूसरा कोऑर्डिनेट यूज़ होगा। तो मैं देखता हूँ, देखें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट इज गिवन बाय, तो इट मीन जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होगा किसका, इस कम्प्लेक्स नंबर का -1 प्लस आयोटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, आपको पता है थीटा के इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का फार्मूला कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाइव। तो पाई माइनस फाइव, पाई को वैसे लिख दिया, फाइव की वैल्यू आपके पास कौन सी है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को पुट करने पर आंसर क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 4 के। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फार्मूला है। तो सॉरी ये सेकंड मेथड है। एक और रिमार्क को डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर क्लोज है। देखें रिमार्क, द पोलर फॉर्म ऑफ z इज गिवन बाय z। पोलर फॉर्म अगर z की बात की जाए तो आपको पता है इक्वल होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, लेकिन अगर z का बार हो तो फिर उसका क्या होगा, r इंटू cos थीटा माइनस एटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, एटा के साथ जो साइन होता है वही चेंज होता है। अब z, अभी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि z का अगर बार हो फिर उसका z का अगर कॉन्जुगेट हो या बार हो, बात एक ही है। z का अगर बार हो या कॉन्जुगेट हो फिर उसका मॉडुलस है वो इक्वल होता है z मॉडुलस के। z मॉडुलस आपको पता है r मॉडुलस के इक्वल होता है, r मॉडुलस फिर r के इक्वल होता है। इट मीन अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अगर z कॉन्जुगेट है या z बार है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होगा। अब cos के साथ अगर माइनस है तो वो इग्नोर हो जाता है, cos थीटा ही बनता है। cos के एंगल में अगर माइनस हो वो cos थीटा के इक्वल होता है, साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया, एक रिमार्क को डिस्कस किया। अब हम कंक्लूजन करते हैं कि हमने पढ़ा किया है आज के इस लेक्चर में। देखें मैंने आपको बताया इस लेक्चर नंबर 7 में, देखें ये आपके पास ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग में नहीं आ सकता। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, उसके दो मेथड को डिस्कस किया है। उसका फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान था, उसमें ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे, बेसिकली ज़्यादातर ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, इन्हीं फार्मूलाज को आप अच्छे तरीके से याद करें। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही आसान और इसी मेथड नंबर 1 से आप लाजमी करें, वो ईजिली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास मेथड 1 है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया। एक एग्जांपल इसकी ये है और बेसिक कुछ एग्जांपल इसकी ये हैं। ठीक हो गया, इस एग्जांपल के साथ हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को फाइंड करने का सेकंड मेथड पढ़ा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को फाइंड करने का। उसके साथ साथ हमने एक रिमार्क को यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक हो गया, फिर हमने कुछ स्किप करके इस चीज़ों को हमने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया, फिर हमने अगर उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जनरल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है। ठीक हो गया, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z का अगर कोई एंगल निकलता है तो उसे प्लेन में किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके उसकी एग्जांपल को डिस्कस किए हैं कि जनरल आर्गुमेंट ऑफ z के एंगल को किस तरह से प्लेन में डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, तो उसके साथ कुछ एग्जांपल ये रिमार्क या नोट कहें से ये भी डिस्कस किया है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, शेयर भी हमारे वीडियो को लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।